नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन था लेजर वो अपने कल कंप्लीट हो गया। आज अपने नया लेसन स्टार्ट करते हैं, रोकड़ बही या कैश बुक। मैंने आपको 8 प्रकार की जो सहायक बहियाँ बताई थी, उसमें 5 बहियों के बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। हम इसमें अब छठी बही रोकड़ बही के बारे में पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा है रोकड़ बही। रोकड़ यानी नगद, कैश यानी ऐसी बही जिसमें केवल रोकड़ी लेन देनों का लेखा होता है, वो बही रोकड़ बही कहलाती है। यानी कैश बुक में क्या होता है, रोकड़ी लेन देनों का लेखा होता है, और रोकड़ी लेन देनों का लेखा हम जिस बुक में करते हैं वो कौन सी बुक कहलाती है, अपनी रोकड़ बही। तो यहाँ रोकड़ से संबंधित जिन व्यवहारों का लेखा जिस पुस्तक में होगा वो रोकड़ बही होगी। लेकिन रोकड़ बही साथ में बैंक संबंधी व्यवहारों को भी शामिल करती है। यानी बैंक से रिलेटेड जो व्यवहार होते हैं वो भी रोकड़ी व्यवहार ही माने जाते हैं, इसलिए उनको रोकड़ बही में लिखते हैं। तो रोकड़ बही मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। रोकड़ बही है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की होती है। एक तो होगी सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बही। एक होगी 2 कॉलम कैश बुक, द्विस्तंभीय रोकड़ बही। एक होगी 3 कॉलम कैश बुक या त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। अब पहले देखो सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक या साधारण रोकड़ बही वह बही होती है जिसमें अमाउंट से रिलेटेड केवल एक कॉलम होता है कैश का। कहने का मतलब इसमें बैंक संबंधी व्यवहारों को नहीं लिखा जाएगा या बट्टा भी नहीं लिखा जाएगा। इसमें केवल उन व्यवहारों को लिखा जाएगा जो नगद में लेन देन होते हैं कैश में। अगर चेक द्वारा होते हैं, चेक द्वारा जो लेखा होता है उसका इसमें लेखा नहीं करेंगे। ये तो क्या होगी, सिंपल कैश बुक होएगी, जिसमें सिर्फ आपको रोकड़ी या नगद लेन देनों का लेखा करना है, इसके अलावा कोई लेखा नहीं होएगा। वो है आपकी साधारण रोकड़ बही। दूसरी है अपनी द्विस्तंभीय रोकड़ बही, जिसे बट्टे खाने वाली रोकड़ बही भी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, बट्टे खाने वाली रोकड़ बही। यानी इसमें कैश के साथ साथ एक डिस्काउंट का कॉलम होएगा। जब अपने रोकड़ बही बनाएंगे तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड एक एक क्या होएगा, इसमें डिस्काउंट का कॉलम होएगा। देखो डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट मैंने आपको बताया था 2 प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के तो कोई लेखा ही नहीं होता, इसलिए मान कि चलो यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम होएगा वो कैश डिस्काउंट का होएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का कोई लेखा नहीं होता। तो इसमें कौन सा डिस्काउंट आएगा, जब अपने कैश को क्या करेंगे, जब अपने कैश को रिसीव करेंगे और जब अपने कैश को पे करेंगे। उस टाइम जब अपने कैश को रिसीव करते हैं तो अपने क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो वह डिस्काउंट इसमें आएगा। और जब अपने क्या करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं तो अपने डिस्काउंट रिसीव करते हैं। जब अपने कैश रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट पे करते हैं। तो इसके साथ क्या होएगा, डिस्काउंट का लेखा होएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट का कॉलम होएगा, अमाउंट के कॉलम में 2 कॉलम करने पड़ेंगे। एक तो जिसमें किसका होएगा, कैश का, और एक जो किसका होएगा, एक कैश का और एक डिस्काउंट का कॉलम होएगा। उसके बाद आ गई त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। और त्रिस्तंभीय रोकड़ बही को क्या बोलते हैं, अपने बैंक खाने वाली रोकड़ बही। बैंक खाने वाली रोकड़ बही, इसमें क्या होंगे, जो अमाउंट के हैं उसके 3 कॉलम होंगे। एक तो होएगा कैश का, एक होएगा डिस्काउंट का और एक होएगा बैंक का। यानी इसमें आपके 3 कॉलम होते हैं अमाउंट के, इसलिए इसको त्रिस्तंभीय रोकड़ बही बोला जाता है। जो नगद में व्यवहार होते हैं उनकी अमाउंट कैश वाले कॉलम में लिखी जाती है, जो चेक द्वारा भुगतान किए जाते हैं उनकी अमाउंट है वो
बैंक में लिखी जाती है। डिस्काउंट चाहे कैश में हो चाहे फिर चेक द्वारा हो, जब अपने डिस्काउंट देते हैं या फिर डिस्काउंट को रिसीव करते हैं तो उसका लेखा किस में किया जाएगा, डिस्काउंट वाले कॉलम में किया जाएगा। तो इसमें अमाउंट के एक कॉलम सिर्फ कैश का, इसमें अमाउंट के दो कॉलम कैश का और डिस्काउंट का, और त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में डिस्काउंट के तीन कॉलम कैश का, डिस्काउंट का और बैंक का। अब अपने रोकड़ बहियाँ समझने से पहले कुछ एक वर्ड समझते हैं जो पहले भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। अपने एक वर्ड होता है देखो बैंक अधिविकर्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष। तो बैंक अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, पहले भी इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा कुछ बताया था, एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं कि जब अपने बैंक में अपना करंट अकाउंट होता है तो बैंक क्या करता है, अपने चालू खातों पर जो ग्राहक होते हैं उनको ये सुविधा देते हैं कि जितनी अमाउंट उसके खाते में डिपॉजिट है उससे ज़्यादा वो निकाल सकते हैं। तो इस अधिविकर्ष की एक लिमिट होती है, जैसे 60,000, 70,000, 50,000। तो 50,000 लिमिट होने का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकेगा, यानी उसके खाते में जितने रुपए पड़े हैं उससे ज़्यादा वो कितने रुपए निकाल सकता है, 50,000 निकाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकता। तो ये क्या होता है, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं। यानी कि जो चुनिंदा ग्राहक होते हैं उनको बैंक ये सुविधा देती हैं कि उनके अकाउंट में जितनी अमाउंट डिपॉजिट है उससे ज़्यादा राशि वो क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो जब ये सुविधा दी जाती है और इस सुविधा का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं। इस बैंक अधिविकर्ष पे बैंक क्या करती है, इस अधिविकर्ष पे बैंक है वो बैंक चार्ज लगाती है, इंटरेस्ट लेती है, इस पे इंटरेस्ट लेती है, और जब बैंक में जमा होते हैं तो उस पर क्या इंटरेस्ट देती है। जब हमारी राशि बैंक में जमा है तो अपने कहते हैं कि अपने पास रोकड़ बही का कौन सा बैलेंस है, रोकड़ बही का डेबिट बैलेंस है। लेकिन जब हमारी राशि बैंक में अधिविकर्ष होती है, कहने का मतलब हमने राशि ज़्यादा निकाल रखी है, तो फिर उस पर बैंक हमारे से क्या कहते हैं, ब्याज लेगी, तो इसे अपने क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। यानी कि इसमें देखो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, इस दो कॉलम का हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। डिस्काउंट का कोई बैलेंस नहीं निकाला जाता है, इसकी अमाउंट सीधी लिखी जाती है। बात आ गई बैंक की, तो बैंक वाला कॉलम है इसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, दोनों में से कोई भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो कैश वाले का तो हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, और बैंक वाले का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। और डिस्काउंट वाले का बैलेंस नहीं लिखा जाता, डेबिट की अमाउंट डेबिट में लिखी जाती है और क्रेडिट की अकाउंट है वो क्रेडिट में लिखी जाती है। अब देखो इसमें हमारे कैश भी आ गया और बैंक भी आ गया। जब कैश और बैंक दोनों आ गए तो फिर आपको क्या करना है, देखो कुछ एक व्यवहार अपने ऐसे होते हैं जो व्यवहार जिसमें कैश का नाम भी आ जाता है और बैंक का नाम भी आ जाता है। तो दिक्कत ये रहती है कि इसे डेबिट में लिखें या फिर क्रेडिट में लिखें। तो ऐसे दो व्यवहार होते हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों का नाम आता है। जैसे अपने बैंक में रुपए जमा करवाए या बैंक से रुपए निकालें, तो ये क्या होता है, इसमें बैंक और कैश दोनों का नाम उपयोग में लिया जाता है। जैसे जब अपने बैंक में रुपए जमा कराते हैं तो एंट्री क्या बनती है अपनी, बैंक में राशि जमा करवाने पर, बैंक में राशि जमा करवाने पर, जब बैंक में राशि जमा कराते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
जब बैंक में राशि जमा कराई जाती है तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है। तो इसमें देखो बैंक का नाम भी आ गया और कैश का नाम भी आ गया। इसी तरह से बैंक से जब राशि निकालने का मतलब सिर्फ व्यापारिक उपयोग के लिए निकालना है। बैंक से राशि निकालने पर, तो बैंक से जब राशि निकालते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होती है। तो जब आप बैंक में राशि क्या जमा करवाओगे, तो बैंक में राशि जमा कराओगे तो उसकी एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करोगे। और जब आप बैंक से राशि निकालोगे तो उसकी एंट्री आप कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करोगे। तो इन दोनों में किस किस का नाम आया है? बैंक और कैश, कैश और बैंक। तो ये एंट्री ऐसी एंट्री है जो कैश बुक में ही कंप्लीट हो जाती है, यानी कि इसके लिए आपको अलग से अकाउंट नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि बैंक का कॉलम भी हमारे पास होता है और कैश का भी होता है। इसलिए इसके लिए आपको अलग से अकाउंट नहीं बनाने पड़ते। तो ये एंट्रियां दो ऐसी एंट्रियां हैं जो रोकड़ बही के दोनों तरफ की जाती है, जिसे अपने कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसे? कॉन्ट्रा एंट्री या विपरीत प्रविष्टि। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रा एंट्री या विपरीत प्रविष्टि बोलते हैं। अब विपरीत प्रविष्टि का मतलब आपसे कोई पूछे कि कॉन्ट्रा एंट्री या विपरीत प्रविष्टि किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? ऐसी प्रविष्टि जो रोकड़ बही के दोनों तरफ की जाती है। ऐसी प्रविष्टि जो रोकड़ बही के दोनों तरफ की जाती है वो क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्री या विपरीत प्रविष्टि कहलाती है। दोनों तरफ का मतलब डेबिट में भी इसका लिखा होएगा और क्रेडिट में भी होएगा। और ऐसी दो ही प्रविष्टियाँ होती है जिसका लेखा रोकड़ बही के दोनों तरफ किया जाता है। और वो कब कब होती है? जब आप बैंक में राशि जमा करवाते हो या फिर बैंक से राशि निकालते हो। जब आप बैंक में राशि जमा करवाते हो या फिर बैंक से राशि निकालते हो, इसका लेखा रोकड़ बही के दोनों तरफ किया जाता है। इसका लेखा क्या आएगा? रोकड़ बही के दोनों तरफ किया जाएगा, जिसे अपने क्या करते हैं? विपरीत प्रविष्टि या कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो मुख्य रूप से हमारी जो रोकड़ बही होती है वो तीन प्रकार की हो गई। किस किस प्रकार की? एक तो सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बही, जिसमें बाकी तो कॉलम वही होंगे। जो अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट के कॉलम में सिर्फ एक कैश का कॉलम होएगा। अमाउंट के कॉलम में क्या होएगा? सिर्फ एक कैश का कॉलम होएगा, बाकी कॉलम नहीं होंगे। फिर है टू कॉलम कैश बुक। तो टू कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है? टू कॉलम कैश बुक में अमाउंट के आपको दो कॉलम बनाने पड़ते हैं, एक तो कैश का, एक डिस्काउंट का। जब अपने कैश रिसीव करते हैं या कैश को पे करते हैं तो डिस्काउंट देते हैं या डिस्काउंट लेते हैं, तो वो डिस्काउंट आपको डिस्काउंट वाले कॉलम में उस कैश के साथ लिखनी पड़ती है। उसके बाद त्रिस्तंभीय कॉलम बही में, त्रिस्तंभीय कॉलम बही वो होती है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, जिसमें अमाउंट के तीन कॉलम होते हैं। एक तो कैश का, तो कैश से रिलेटेड जो लेन देन होएगा वो तो किस में आएगा? कैश वाले में आएगा। जो लेन देन चेक द्वारा होएगा वो किस में आएगा? बैंक वाले में आएगा। और दोनों तरफ इसका लेखा होएगा। जब अपने बैंक में राशि जमा करवाएंगे, राशि निकालेंगे, तो इससे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे, विपरीत प्रविष्टि बोलेंगे। और विपरीत प्रविष्टि का लेखा रोकड़ बही के दोनों तरफ होता है। और ये दो ही एंट्रियाँ होती है जब बैंक में राशि जमा करवाई जाती है या फिर बैंक से राशि निकाली जाती है। कि जब बैंक में राशि जमा करवाई जाती है या बैंक से राशि निकाली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? अपने विपरीत प्रविष्टि या कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। जब कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है तो हमारे पास देखो, जब अपने रोकड़ बही बनाएंगे तो रोकड़ बही में एक कॉलम LF का होएगा, क्योंकि रोकड़ बही है तो बही है वो किसका रूप है? जर्नल का है। और जर्नल के अंदर क्या होता है कि जर्नल के अंदर जो लेखा होता है, जर्नल के अंदर अपने क्या करते हैं? कॉलम होते हैं, उसमें एक LF का कॉलम होता है। तो LF वाले कॉलम में आपको C लिखना पड़ेगा। कब लिखना है C? जब C उसी दशा में लिखना है जब किसी एंट्री का दोहरा लेखा हो।
यानी डेबिट में भी उसे लिखेंगे और क्रेडिट में भी लिखेंगे। यानी कि जब विपरीत प्रविष्टि, ऐसी प्रविष्टि जो रोकड़ बही के क्या है दोनों तरफ की जाती है, और रोकड़ बही के दोनों तरफ कौन प्रविष्टि की जाती है, जब बैंक से राशि निकाली जाती है या फिर बैंक में राशि जमा करवाई जाती है। तो जब बैंक से राशि निकाली जाएगी और बैंक से राशि जमा करवाई जाएगी तो इसका लेखा रोकड़ बही के दोनों तरफ होएगा। उसे क्या कहते हैं, उसे अपने विपरीत प्रविष्टि कहते हैं। और जब विपरीत प्रविष्टि होएगी तो रोकड़ बही के दोनों तरफ जो LF वाला कॉलम होएगा, LF वाले कॉलम में आपको क्या लिखना पड़ेगा, C लिखना पड़ेगा। C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है कॉन्ट्रा यानी विपरीत। तो 3, अब बात आ गई बैलेंस की। जो बैलेंस में बताया था, ये जो इसमें 3 कॉलम हो गए, एक तो कैश का, एक डिस्काउंट का, एक बैंक का। कैश का तो हमेशा कौन सा बैलेंस होएगा, कैश का सदैव ही डेबिट बैलेंस होएगा। कहने का मतलब जब आप रोकड़ बही बना लोगे तो रोकड़ बही के जो डेबिट साइड ज़्यादा है उसमें कैश वाले कॉलम का जो टोटल आएगा वो हमेशा ज़्यादा आएगा और उसका बैलेंस डेबिट बोला जाएगा। लेकिन अंतर की राशि आपको क्रेडिट में लिखनी पड़ेगी। बोला तो क्या जाएगा उसे डेबिट बैलेंस, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा उसे क्रेडिट में। तो डिस्काउंट का कभी बैलेंस नहीं निकाला जाएगा, क्यों, डिस्काउंट का जितना डेबिट में टोटल है वो डेबिट में लिख देना, क्रेडिट में टोटल है वो क्रेडिट में लिख देना। बात बची अपने पास अब बैंक वाले कॉलम की। तो बैंक वाला कॉलम है क्योंकि बैंक अपने ग्राहकों को क्या देता है, बैंक अधिविकर्ष की सुविधा देता है। तो बैंक अधिविकर्ष की सुविधा देता है, इसलिए इसका डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। इसका क्या हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। अगर डेबिट में ज़्यादा हो तो अंतर की राशि क्रेडिट में लिखनी है और बोलना है कि डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट में राशि ज़्यादा हो तो अंतर की राशि वो डेबिट में लिखनी है और बोलना क्या है कि क्रेडिट बैलेंस है और दोनों साइड का टोटल मिलाना है। तो इसके एग्जाम्पल तो अपने कब करेंगे, कल करेंगे। अभी हमारी 3 तो ये रोकड़ बही होगी। इसके अलावा कुछ एक व्यापारी क्या करते हैं, इन 3 रोकड़ बहियों के अलावा एक रोकड़ बही और रखते हैं जिसे बोलते हैं अपने लघु रोकड़ बही। वैसे तो वो इनका एक भाग नहीं है, अलग से है, लेकिन कुछ व्यापारी क्या करते हैं, चौथी रोकड़ बही रखते हैं, पेटी कैश बुक। लघु रोकड़ बही, लघु रोकड़ बही या पेटी कैश बुक। अब लघु रोकड़ बही या पेटी कैश बुक होती क्या है, नाम से पता चला लघु। देखो जो बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े व्यापारी के पास एक अपना मुख्य रोकड़िया होता है, एक कैशियर होता है, एक मुनीम जी मान लो, बड़े मुनीम जी होते हैं। तो उसके जो मुनीम जी होते हैं, कैशियर होते हैं, उनके दिन प्रतिदिन का व्यवहार इतना ज़्यादा हो जाता है, दिन प्रतिदिन की ट्रांजैक्शन छोटी मोटी जैसे चाय पानी की, कोई रिक्शा भाड़ा की, ये ट्रांजैक्शन होती है मजदूरी की, तो वो क्या कहें, अगर इनका लेखा सारे दिन पुस्तकों में करें तो उनका कार्य काफ़ी बढ़ जाता है, उनका कार्य काफ़ी बढ़ जाता है। तो अपनी सहायता के लिए क्या करते हैं, जो मुख्य रोकड़िया होते हैं वो एक अलग से रोकड़िया रख लेते हैं जिसे लघु रोकड़िया बोला जाता है। यानी जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके यहाँ पर एक तो मुख्य रोकड़िया होता है, इसको कौन रखता है, लघु रोकड़िया को मुख्य रोकड़िया अपनी सहायता के लिए रखता है, जिसमें जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं दुकान में दिन प्रतिदिन के, जैसे कोई चाय पानी का हो गया, कोई मजदूरी हो गई, कोई छोटा मोटा रेडी भाड़ा हो गया, उसका भुगतान ये करता रहता है जो लघु रोकड़िया होता है। जो मुख्य रोकड़िया होता है वो लघु रोकड़िया को क्या करता है, महीने के प्रारंभ में कुछ राशि पेमेंट कर देता है, जैसे 1000-2000 रुपये। और जो लघु रोकड़िया होता है वो क्या करता है, उसे छोटे मोटे खर्चे करते रहता है। अंत में क्या होता है कि जब महीना पूरा होता है तो ये देखता है कि लघु रोकड़िया ने कुल कितनी राशि समाप्त कर दी है और कितने उसके पास बच गए हैं। मान लो कि मुख्य रोकड़िया ने लघु रोकड़िया को शुरू में 1000 दे दिए 1 अप्रैल को। जब 30 अप्रैल आएगी, मान लो लघु रोकड़िया ने उसमें से 800 रुपये खर्च कर दिए।
यानी टोटल कितना था 1000 रुपये थे, जिसमें से उसने कितना खर्च कर दिया 800 रुपये का खर्चा कर दिया। तो उसके पास कितना बचा 200 रुपये तो लघु रोकड़िए के पास पड़े ही हैं, और मुख्य रोकड़िया क्या करेगा लघु रोकड़िए को वापस 800 रुपये और दे देगा। कितने रुपए दे देगा 800 रुपये और दे देगा। इस तरह से उसके पास वापस क्या होंगे 1000 रुपये होंगे। फिर वो 1 मई से 31 मई तक इसमें 1000 रुपये ला के और इसमें से खर्चा करता रहेगा। इस पद्धति को क्या बोलते हैं, इस पद्धति को अग्रदाय पद्धति बोला जाता है। यानी अग्रदाय का मतलब क्या हुआ कि इसमें मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़िया को एडवांस में राशि दे देता है, और जो लघु रोकड़िया वो क्या करता है उस एडवांस राशि में से कुछ पेमेंट करता रहता है, छोटे मोटे खर्चे करता रहता है, और महीने के एंड में वो ये उसको बता देता है कि मैंने इतने रुपए खर्च कर दिए। तो जितने रुपए वो खर्च करता है वो रुपए मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़िए को और दे देता है। तो इससे पास उसके पास क्या है उतनी राशि वापस हो जाती है। इस तरह से इस पद्धति को क्या बोला जाता है अग्रदाय पद्धति बोला जाता है। कौन सी पद्धति बोलते हैं अग्रदाय पद्धति। तो ये इस तरह से आपकी कितनी रोकड़ भी होगी 3 तो मुख्य ही होगी। ये कुछ व्यापारी रखते हैं कुछ नहीं रखते। पेटी कैश बुक या लघु रोकड़ भी नाम से तो लघु छोटी रोकड़ भी होती है, और इसके लिए जो रोकड़ी होता है वो क्या होता है लघु रोकड़िया होता है। और लघु रोकड़िया वो किस आधार पे काम करता है अग्रदाय पद्धति के आधार पे, अर्थात मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़िया को महीने के प्रारंभ में कुछ राशि देता है और उसमें से लघु रोकड़िया पूरे महीने तक राशि खर्च करता रहता है, और जब महीने का एंड आता है तो जितने रुपए उसने खर्च कर दिए वो मुख्य रोकड़िए से और लेता है। इस तरह से उसकी राशि बराबर हो जाती है। तो ये अपनी 4 रोकड़ बहियाँ हो गई। इसके बारे में एग्जाम्पल अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।